हाय एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस नए सेशन में और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का चैप्टर 5वां तत्वों का आवर्त वर्गीकरण मींस एलिमेंट जो है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे और बताना चाहेंगे ये केमिस्ट्री का आखिरी चैप्टर है। ये पांचवा जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का आखिरी है, इसके बाद आपका बायो एंड नेक्स्ट आपका फिजिक्स है। ओके, सो देखते हैं इस लेक्चर में पहला टॉपिक क्या है जो पढ़ना है। तो डॉवेन आयरन के त्रिक का नियम सबसे पहले देखना है तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। तो ये जो एलिमेंट्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन कैसे किएंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो तत्व है, और ये आपको बताया भी चुका है कि एक ही समान एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो तत्व होते हैं कैसे होते हैं भाई, एक ही समान एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक ही समान एटम है। ठीक है, परमाणु है। और अगर बात करेंगे H2O, तो यहाँ पे देखिए एक अलग अलग परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो आपका ये तत्व कहलाएगा नहीं, ये आपका यौगिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे एक से अधिक तत्वों का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट का यूज किया गया है और जो एलिमेंटों का यूज करके मिक्स करके योग होता है वो यौगिक कहलाता है। ओके, सो आपका अगर बात करेंगे तत्व अभी तक कितने खोजे जा चुके हैं, 118 तत्व अभी प्रेजेंट टाइम तक खोजे जा चुके हैं और जिसमें से बात करेंगे 94 ये प्राकृतिक रूप में पाए गए हैं और बाकी जो है वैज्ञानिकों ने क्या किया है, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में खोजा है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में खोजा है, बाकी 94 प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। और जो तत्व होते हैं मेन रूप से दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। ठीक है, ये अलग अलग टाइप होते हैं और जो इन दोनों का मिक्स होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो अब उपधातु कहलाते हैं। ठीक है, या अर्धधातु कहलाते हैं। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक, वो सब क्या है आपके उपधातु के होते हैं। और अगर बात करेंगे धातु के बारे में तो ये ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, ये चीजें पहले भी बताया जा चुका है। अधातु जो होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्कुल मुलायम होते हैं। ठीक है, अधातु वर्तमान में अगर बात करेंगे 22 है, जिसमें से 11 गैस है प्लस 10 ठोस है और एक जो है एक आपका लिक्विड है, द्रव है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसा आधातु कौन सा है जो द्रव है, तो ब्रोमीन। ठीक है, और जितने बच रहे हैं वो सारे क्या है, आधातु हैं। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स के बारे में रहा। ये किस आधार पे खोजा गया था, कैसा खोजा गया था, इन चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं अलग अलग सबका क्या होगा भाई, गुणधर्म, मतलब अलग अलग गुण होता है, कुछ का समान होता है। तो वही चीजें जो है कुछ वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया कि कौन सा जो एलिमेंट्स है किस आधार पे कैसे रखा गया, उसका क्लासिफिकेशन कैसा किया गया। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि एलिमेंट्स को रखने का जो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन में योगदान रहा, सबसे पहले अगर कोई आया तो डॉवेन आयरन साहब ने आया था। उसके बाद न्यूलैंड एंड इन दोनों का फेल हो गया था, कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, अभी देखेंगे काहे फेल हुआ। और इसके बाद बात करेंगे मेंडलीव के, मेंडलीव जो कि इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव के बाद मोशले ने, जिसको जो आधुनिक आरडी चल रहा है वो मोशले जी ने ही दिया था। ओके, तो ये सारी चीजें अभी देखेंगे। सबसे पहले क्या, डॉवेन आयरन के त्रिक का नियम। तो सन 1817 में जोहान वुल्फगांग डॉवेन आयरन, मतलब इनका पूरा नाम है, ये कहा गए थे भाई, जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को चुना है, उन समूहों को त्रिक कहा गया। देखिए क्या है, ये डॉवेन आयरन ने मतलब जो एलिमेंट मिले उनको, जो उन्होंने खोजा, उनमें कुछ समान गुणधर्म वाले मिले, कुछ समान गुणधर्म वाले, तो उनको 3-3 तत्वों में क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो वही कहा गया है क्या कि उन समूहों को त्रिक कहा गया। ठीक है, और यही नियम उनका क्या कहलाता है, डॉवेन आयरन का त्रिक का नियम। ठीक है, और डॉवेन आयरन ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों का उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर, अगर परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा जा रहा है, जैसे ये आपका त्रिक का नियम है डॉवेन आयरन का, इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु क्रमांक, मान लीजिए ये तीनों जो है आरोही क्रम में रखे जा रहे हैं। आरोही क्रम मतलब सबसे कम वाला, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। ठीक है, रखे जा रहे हैं, रखने पर बीच वाले तत्वों का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। मतलब ये पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा दूसरा आएगा। ठीक है, यही त्रिक का नियम है। अब यहाँ चेक करते हैं तो लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9 होता है, मींस अगर 7, इसको 7 कहते हैं, 7 कह सकते हैं, 6.9 होता है तो 7 लिखते हैं। और जो पोटेशियम है इसका 39 होता है और जो सोडियम है इसका होता है भाई कितना, 23। मींस इसका और इसका एवरेज जो होगा सोडियम आना चाहिए लिथियम और पोटेशियम का। तो चेक कर सकते हैं
पहले लिथियम का 7 हो गया और आपका पोटेशियम का 39, और इसका एवरेज कैसे निकलता है, तो 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, ठीक है। 2 मतलब एक ये है लिथियम, एक पोटेशियम है। अगर 3 होते तो 3 हो जाता, और 39 7 हो जाता आपका 46, 46 से अगर 2 में भाग करेंगे तो आपका कितना है भाई, 23 आएगा। और वही 23 आपका क्या है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। मींस ये फॉलो कर रहा है डोबिन-आयरन की त्रिक का नियम। ऐसे इन दोनों का मतलब ये आपका पहला और तीसरा का जो एवरेज होगा दूसरा आना चाहिए, ऐसे इसका भी ये है, ठीक है। तो ये डोबिन-आयरन त्रिक का नियम कहता है, ये मतलब कहते हैं, और ये आपका नियम का जो है एलिमेंट्स है। और लिखा है नोट करके, डोबिन-आयरन की त्रिक में तत्वों के वर्गीकरण की यह पद्धति सफल नहीं रही, क्योंकि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे, इसलिए क्या हो गया भाई, ये फेल हो गया। ओके, सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है, देखिए जब वैज्ञानिकों ने आविष्कार करना शुरू किया तो जो कोई कर रहा है ना, तो साथ में क्या मोटिवेट अगले को मिल जाता है, वो भी शुरू कर देता है कि भाई हम भी चलिए खोज करते हैं, ठीक है तो उसी फील्ड से, वो भी तो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक माने जाते हैं, तो वो भी शुरू कर दिए खोजना, ठीक है। अब क्या होता है ना, अभी आप लोग देखिए क्या है कि आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, और क्लास 10th में अब क्लासिफिकेशन बारे में बता दें। क्लास 10th में है, मान लीजिए आपकी क्लास में कोई 9th वाला बैठ गया, कोई 7th वाला बैठ गया, कोई 6th वाला बैठ गया, ठीक है। तो वहां पे जो टीचर आएंगे पढ़ाने, मान लीजिए कोई क्लास 10th का पढ़ा रहे हैं, तो क्लास 10th का अगर पढ़ा रहे हैं तो 9th वाले, 7th वाले, 6th वाले क्या करेंगे भाई, उनको तो उड़ ही जाएगा, समझ में तो आएगा ही नहीं, है ना। तो क्या करते हैं, 7th वालों को 7th क्लास में भेज देते हैं, 6th वालों को 6th क्लास में, और 8th वाले को 8th, 10th को रखते हैं कि भाई हम 10th का पढ़ाने जा रहे हैं, 10th वाले बच्चे यहाँ केवल रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया, जो समान गुणधर्म वाले थे, जो बिल्कुल सामान्य वाले थे, उनको एक साथ रखा गया, बाकी का अलग अलग रखा गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, आप लोग साथ में पढ़ रहे हैं। अब देखिए अगर कोई पास वाला बच्चा पढ़ रहा है तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा, आप भी पढ़ना शुरू कर देंगे, ना चाहते हुए भी आप भी पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पहले कोई नहीं खोजा था, जब ये एलिमेंट्स खोजना शुरू किए, जैसे सबसे पहले डोबिन-आयरन ने शुरू किया, उसके बाद अभी जो पास वाले मतलब जो और भी वैज्ञानिक थे उनको भी मोटिवेट मिलना शुरू हुआ, चलिए भाई हम भी खोजते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक से एक वैज्ञानिक आते गए और एलिमेंट्सों का क्लासिफिकेशन करते गए, ठीक है। कुछ लोगों का भाई फेल हो गया और कुछ लोगों का क्या है, सक्सेसफुली पास हो गया, ठीक है। तो बात करेंगे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ये आते हैं भाई डोबिन-आयरन के प्रयासों ने दूसरे रसायनों को तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया, वही जो बता रहे हैं। सन 1866 में जॉन न्यूलैंड्स, ये कहाँ के थे भाई, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया, मतलब ये भी आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। और उन्होंने सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया, 56वें तत्व, मतलब पहला जो इनका तत्व था, एलिमेंट था, वो हाइड्रोजन था, और जो 56वां तत्व मतलब 56 तत्व तक इन्होंने खोज लिया था, ठीक है, थोरियम था, इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। कहने का मतलब है जो पहला वाला गुणधर्म होगा वो 8वें वाले गुणधर्म के समान होगा, ठीक है। मान लीजिए नंबर चल रहा है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक चलेगा, डिफरेंट, फिर जो 8वां होगा बिल्कुल पहले वाले गुणधर्म के समान हो जाएगा, पहले नंबर के समान हो जाएगा। यही आपका क्या है भाई, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। वही बात करेंगे नेक्स्ट में, नोट करके लिख लीजिए। न्यूलैंड्स ने इस सिद्धांत की तुलना संगीत के अष्टक से की है। संगीत के अष्टक जो शुरू होते हैं आपको पता है, सारे गा मा पा, देखिए आगे लिखा भी गया है, ये आपके बुक में मिल जाएगा, सा रे गा मा पा डा नी, फिर इसके बाद सा आ जाता है, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर 8वां पहले गुणधर्म के समान हो जा रहा है। मिस हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान आपका क्या है, सी एन और ओ के बाद फिर आपका एफ जो है फ्लोरीन, ये आपका आ जा रहा है, पहले वाले गुणधर्म के समान आ जा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गया होगा कि जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था, पहला वाला जो गुणधर्म होगा ये 8वें वाले गुणधर्म का मतलब इक्वल हो जाएगा। जैसे ये देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन का है तो फ्लोरीन का, यहाँ पे लिथियम का है, फिर सोडियम का आ गया, बेरिलियम का है तो मैग्नीशियम का, मतलब जो यहाँ पे गुणधर्म है तो अलग अलग एलिमेंट, लेकिन कहीं ना कहीं ये समान गुणधर्म रखते हैं। फिर उसी को क्या न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया, ठीक है। और ये भी सिद्धांत फेल हो गया था, क्यों फेल हुआ था अभी देखेंगे। इसे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे, वही जैसे बताया गया अभी, लिथियम और सोडियम Li और Na के समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व, इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है। और आपका Bal हो गया, CSI, Np और OS, मतलब ये सब समान है, ठीक है। तो ये क्या है भाई, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे,
मेंडलीव की आवासारणी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। मेंडलीव की आवासारणी और आधुनिक आवासारणी इज डिफरेंट, और इनमें क्या समानता थी, क्या असमानता, सारी चीजें पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे भाई। मेंडलीव ऋषि वैज्ञानिक रूस के थे, प्रोफेसर डामित्री इवानोविच मेंडलीव इनका पूरा नाम है। तत्वों के परमाणु द्रव्यमान तथा उनके भौतिक रासायनिक गुणधर्म के मध्य एक संबंध का भलीभांति अध्ययन किया। उनके काल में कुल 63 तत्व ज्ञात थे। जब इन्होंने ये शुरू किया खोजना तो 63 तत्व तब तक ज्ञात हो चुके थे, ठीक है। मेंडलीव ने उस समय ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। ओके, मेंडलीव ने ही सबसे पहले आवासारणी का निर्माण किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो तत्वों का क्लासिफिकेशन हो रहा था, सारणी नहीं बना था। किन्होंने सारणी नहीं बना, किन्होंने त्रिक का नियम बताया था, कितने अष्टक का नियम बताया था, ठीक है। इन्होंने मेंडलीव ने सबसे पहले सारणी का निर्माण किया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में, तो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेंडलीव साहब ने। नेक्स्ट क्या भाई, मेंडलीव द्वारा तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन। तो मेंडलीव ने तत्वों तथा उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिख लीजिए। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है, तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में सजा, तो उनकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाएंगे। ये मतलब इनका जो नियम था ना, परमाणु भारों के क्रम में, मतलब इन्होंने जो सजाया, जो एलिमेंट को रखा परमाणु भारों के क्रम में सजाया, किस पहला दूसरा तीसरा ऐसे ऐसे इन्होंने क्या किया भाई, सारणी में सजाया। और इनका जो सारणी था ये वर्टिकल में कितना था भाई, वर्टिकल मतलब वर्ग बोला जाता है, और इनके 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, जिसे पीरियड बोला जाता है। ये हॉरिजॉन्टल कहलाते हैं, ठीक है। मेंडलीव ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने आवर्त नियम के अनुसार एक सारणी के रूप में संक्रमित किया, वही जो बताया गया अभी। मेंडलीव के आवर्त में लंब रूप ये चीजें हो गया। ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी, ठीक है। उस समय अक्रिय गैसों का आविष्कार नहीं हुआ था। जब मेंडलीव ने इसको एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन कर रहा था, तो उस समय क्या अक्रिय गैसों का जो है आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। मेंडलीव ने अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिए थे, मतलब उन्होंने क्या है कुछ सारणी में स्थान भी छोड़ दिए थे, जो इनके जो है जो फेल होने का रीजन भी कहलाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का स्थान क्या था भाई, निश्चित भी नहीं था, वही भी देखेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष भी देखेंगे। तो हाइड्रोजन का क्या कोई निश्चित स्थान नहीं था, ठीक है। और कुछ समान गुण धर्म वाले तत्व जैसे आपको कहा पर, ये सारी चीजें जो है नोट कर लीजिए। इसमें क्या थे भाई, आवर्त सारणी के अंदर भिन्न भिन्न समूह में रखा गया था, असमान गुण भी थे और समस्थानियों का स्थान निश्चित नहीं था, ये नोट कर लीजिए। इसी वजह से इनका जो हुआ फेल होने का यही मेन कारण था, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी है, और ये सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें जो हम ये फिगर्स आपको नहीं शो कर रहा होगा, जैसे आपका न्यूलैंड का सिद्धांत अष्टक का हो गया, या फिर आपका ये क्लासिफिकेशन में डोवेन-आयनर का त्रिक का हो गया, ये सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएगा। ओके, तो आज देख लीजिएगा। बाकी कहां पे थे, तो ये हो गया भाई आपका मेंडलीव का आवर्त सारणी, इसको नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें इंपॉर्टेंट है और प्रेजेंट टाइम यही चल रहा है, ठीक है। तो अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, जो भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ दोष पाया गया था, उसको सुधार किसने किया भाई, हेनरी मोसले ने सन 1913 में, ठीक है। परमाणु संख्या की खोज की, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि परमाणु संख्या की खोज किसने की, तो हेनरी मोसले साहब ने की, ठीक है। इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया तथा परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। इन्होंने बताया तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के बजाय परमाणु क्रमांकों के अनुसार वर्गीकृत किया। अब देखिए परमाणु भारों के अनुसार मेंडलीव साहब जो थे परमाणु भारों के अकॉर्डिंग चल रहे थे, और जब आपके मोसले साहब ने आए तो ये इन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। वो किसके थ्रू चलने लगे, परमाणु क्रमांकों, जितने भी एलिमेंट्स थे उसके परमाणु क्रमांकों के आधार पर चलने लगे। जिसका परमाणु क्रमांक कम है वो पहले रहेगा, जिसका अधिक है उससे आगे रहेगा, ठीक है। इनके सारणी में 18 वर्ग थे, 7 आवर्त थे। अब देखिए जो मेंडलीव के थे उसमें 9 वर्ग थे, 7 आवर्त थे। इसमें क्या है, 18 वर्ग और 7 आवर्त है, ठीक है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षारधातु होता है, और सबसे जो आखिरी सदस्य होता है वो अक्रिय गैस होता है। ये किसके, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन एक अपवाद है इसमें, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक अपवाद है। पहले आवर्त का प्रथम सदस्य सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ओके। पहले दूसरे सबसे लंबा वर्ग, दोनों में साथ साथ, तो ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDEF 4 ब्लॉकों में विभाजित किया। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात किया जाएगा, जो ब्लॉक निर्धारित किया गया, अलग अलग किया गया था SPDEF, ये किसने किया था भाई, तो मोसले ने ही किया था, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिए। आधुनिक आवर्त की विशेषताएं देखिए क्या है विशेषताएं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का धात्विक गुण कम होना,
कम होता है तथा अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। ठीक है, जब हम बाएं से दाएं तरफ चलेंगे तो जो धात्विक गुण होगा वो कम होता जाएगा, अधात्विक गुण में वृद्धि होती जाएगी। तो जैसे बताया भी गया, पहला क्या होता है भाई, पहला धातु होता है क्षार धातु, और जो आखिरी होता है वो क्या होता है, अक्रिय होता है। तो कहीं ना कहीं धातु से बढ़ते हुए जाएगा, कम होते हुए जाएगा, धातु बन जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की रासायनिक क्रियाशीलता घटती है और बाद में बढ़ती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान बाएं से दाएं जाने पर प्रायः बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान क्रमशः घटता है, जबकि बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का मान क्रमशः बढ़ता जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे तो ये आपका देखिए आधुनिक आवर्त सारणी है। किसका है भाई आधुनिक सारणी, तो ये है मोस्ले का। ठीक है, और ये आपके बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे शायद क्लियर नहीं शो कर रहा होगा, बट ये आपको बुक में मिल जाएगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, वही चीजें बताया गया है कि पहला आपका क्या है, क्षार धातु होते हैं पहले में, और आखिरी में क्या अक्रिय गैस होते हैं। तो आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 18वें समूह में क्या है भाई, ये अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडान, रेडान और आपका आर्गन, ये सब क्या है भाई आपके अक्रिय गैस है। ठीक है, ये 17वां समूह है, इसको हेलोजन भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, 17वां समूह का हेलोजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है आपके बुक में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संयोजकता के बारे में। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता, इंपॉर्टेंट है ये भी। तत्वों के परमाणुओं की परस्पर संयोजन करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। मीन्स अगर 15 है, ठीक है, किसी भी परमाणु क्रमांक है जिसमें 15 है, तो इसमें पूछा जाए कितने इसमें संयोजकता होंगे, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 2, 8, 10 और 5 हो गया। अब इसको कितने चाहिए भाई, इसको कितने चाहिए कि ये अष्टक पूरा कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 चाहिए ना, तो वही 3 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो जाएंगे, ये संयोजकता कहलाएंगे। ठीक है, वही बात करेंगे अगर 17 है तो 17 में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2, 8, 10 और 7। अब यहाँ पे कितने चाहिए भाई, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, और अगर वही बात किया जाएगा 12, तब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, 2 हो गया, 8 हो गया, 2, 8, 10 और आएगा नेक्स्ट 2, मतलब अब ये 2 आया ना। अब बाहरी कक्षा में ये नहीं कि हम 6 लिख देंगे कि 6 चाहिए तो अष्टक पूरा हो जाएगा। ये नियर अबाउट अगर 2 हम इलेक्ट्रॉन त्याग कर देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग कर देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अष्टक भी पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे संयुक्ता पूछा जाएगा, तो इसकी संयुक्ता क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। ओके, तो इसकी 2 हो जाएगी, और यहाँ पे 15 था तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 17 था तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं। संयुक्ता क्या होता है, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे करने पे उसके अष्टक पूरे हो जाते हैं, वही होता है। ठीक है, परमाणु साइज के बारे में देखेंगे। परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। ठीक है, और एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु के साइज को दर्शाती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है 37 pm, ये पिकोमीटर होता है। ठीक है, पिकोमीटर है। नोट करके लिख लीजिए कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने पर क्या होता है, उसके जो परमाणु त्रिज्या है वो क्या होती है भाई, घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर घटता है, और अगर वही बात करेंगे ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है भाई, उसके साइज बढ़ता जाता है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो आवर्त सारणी में तत्वों के धात्विक तथा अधात्विक गुण के बारे में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या भाई, पहला, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति को उस तत्व का धात्विक गुण कहते हैं। वर्ग फर्स्ट के तत्व सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं। वर्ग 1 के तत्व आवर्त सारणी में सर्वाधिक धात्विक गुण दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा है क्या, किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडायन बनाने की प्रवृत्ति को उस तत्व का अधात्विक गुण कहते हैं। तो आपका ये धात्विक गुण हो गया, ये आपका अधात्विक गुण हो गया। वर्ग 17 के तत्व जो हेलोजन होते हैं, समूह 17 में जो पाए जाते हैं उसे हेलोजन कहा जाता है। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रेडायन बना लेते हैं, इस कारण सर्वाधिक अधात्विक गुण किसमें पाया जाता है भाई, आपके 17वां समूह जो है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और धात्विक गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो पहले समूह पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए या ऑब्जेक्टिव में पूछा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें धात्विक गुण सबसे अधिक पाया जाएगा, तो पहला समूह आएगा वो हो जाएगा। अगर अधात्विक गुण के बारे में बात किया जाएगा, 17वां समूह जो होगा हेलोजन, उसमें सबसे सर्वाधिक अधात्विक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करके नोट करके, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुणों में कमी पाई जाती है। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो ये भाई आपका रहा आज जो है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, ये क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन, ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो टॉपिक है, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन, जो भी इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक थे क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आएंगे, ठीक है। वो क्वेश्चंस जो है उसमें कराया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।